माई सेल्फ डॉक्टर के.एम. मिश्रा, +2 हाई स्कूल बंजारी। आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं इसका नाम नियोजन है, प्लानिंग। देखिए, ऐसा टॉपिक है जो ऐसा जरूरी नहीं है कि इस विषय को जो कॉमर्स का स्टूडेंट हो, जो बीएसटी पढ़ता हो, उसी को ये पढ़ना है। ये हर व्यक्ति हर दिन हर समय इसका प्रयोग करता है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे दैनिक क्रियाकलाप हो, हर जगह। ये आप देखेंगे कि ये व्यवहारिक है और इस पे जो हम अध्ययन इसका करेंगे वो उसको हम किसी उपक्रम से, किसी न किसी संस्था से जोड़ के पढ़ेंगे, लेकिन ये एक व्यवहारिक है और व्यवहारिक ज्ञान भी है, हर जगह प्रयोग किया जाता है। चलिए, सबसे पहले हम नियोजन को समझें। नियोजन है क्या, प्लानिंग है क्या। इसके हम यहाँ पे नियोजन की बात करें तो नियोजन प्रबंध का प्रमुख कार्य है। इसके पहले आपने एक प्रबंध चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें हेनरी फेयोल ने कई ऐसे प्रबंध के राइटरों ने इस चीज को परिभाषित किया है। हेनरी फेयोल ने ये कहा है कि योजना बनाना नियोजन। तो योजना की जब बात की जाती है तो प्रबंध का यह एक प्रमुख कार्य है, क्योंकि प्रबंध में क्या होता है, दूसरे से कार्य लेना प्रबंध कहलाता है। तो प्रबंध में जितने भी फंक्शंस हैं, स्टार्ट होता है प्लानिंग से, ऑर्गेनाइजिंग, देन कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग और लास्ट में होता है कंट्रोलिंग। मतलब ये ऐसा प्लानिंग जो यहीं से प्रबंध शुरू होता है, ये प्राथमिक कार्य है। प्रबंध में हम ये डिसाइड करते हैं क्या करना है, किसके द्वारा करना है, कब करना है, ये सारा जो निर्णय लिया जाता है वो प्रबंध में ही नियोजन में ही लिया जाता है। चलिए, सबसे पहले हम इसकी परिभाषाओं की बात करें। हमने यहाँ 3 परिभाषाओं की बात की है। पहली परिभाषा जो है वो एलन के अनुसार है। एलन ने कैसे इसको परिभाषित किया, नियोजन है क्या। तो नियोजन के लिए एलन के अनुसार नियोजन कहा गया है, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है। नियोजन क्या है, प्लानिंग है क्या, इसको इन्होंने बताया भविष्य, जो भी फ्यूचर, जो भी भविष्य की बात हम जो पाना चाहते हैं, जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया, उसको कैसे प्राप्त करें, कहीं भी किसी भी जगह भविष्य को पकड़ने का पिंजरा है। और ये बहुत प्लानिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। हर जगह इसकी बात किया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब भविष्य में जो आपको करना है, जो भी भविष्य के लिए बात करनी है, वो वही नियोजन है। भविष्य में क्या आपको करना है, क्या करना चाहते हैं, ये आप यही नियोजन कहलाता है। इसको एलन ने परिभाषित किया। दूसरी परिभाषा है विलियम एच न्यूमैन, इन्होंने परिभाषित किया। विलियम एच न्यूमैन ने क्या कहा है, सामान्यतः भविष्य में क्या करना है। देखिए, आ गया उस बात में, इनके अनुसार क्या करना है। अब जैसे कोई भी चीज इस समय, जैसे आज ही देखिए आपके लिए ये मटेरियल तैयार हो रहा है, इसकी पहले से प्लानिंग की गई। क्या करना है, तो रिकॉर्डिंग करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, अगर ये सब नहीं रहेगा तो जो मेरा उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने कहा क्या करना है उसे पहले से तय कर लेना ही नियोजन है। जो कार्य आपको करना है, कोई भी काम करना है, कल स्कूल जाना है तो आपके लिए बैग होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये सारी चीजें, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, जो आप सोचते हैं, जो उसकी तैयारी करते हैं, वही क्या है, नियोजन। तो इन्होंने कहा कि भविष्य में क्या करना है उसे पहले से तय कर लेना ही नियोजन कहलाता है। तो ये डेफिनेशन किसकी है, विलियम एच न्यूमैन की है। 2 परिभाषाएं हो गई। चलिए हम तीसरे परिभाषा की बात करें। कुंट्ज एवं ओडोनेल, इन्होंने क्या कहा है, इनके अनुसार नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, याद है, इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। मतलब उस किस चीज की बात की गई है कि देखिए, अभी आगे इससे हम और बात करेंगे क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। तो नियोजन क्या है, एक बौद्धिक प्रक्रिया है। इसमें सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए। जो आपको करना है वो अभी डिसाइड करना है, और अभी जो डिसाइड करना है उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है। आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए क्या क्या जरूरत होनी चाहिए, कब चाहिए, ये सारी बातें जो होती हैं ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है। और उसमें क्या कहा, बौद्धिक प्रक्रिया है कार्य करने
के मार्ग का सचेत निर्धारण, मतलब आपको जो करना है, जो भी करना है उसको, उस प्रक्रिया का एक निर्धारण कैसे करना है। जैसे हमको 8:30 बजे आना है, 8:30 बजे आना है, तो एक पूरा जो आप पहले से ही तय कर लेते हैं कि ये प्रक्रिया होनी है, ये करना है, तो बौद्धिक प्रक्रिया है। और क्या करना है कि मार्ग का सचेत निर्धारण कैसे आपको करना है, तो इसका आप पहले से ही निर्धारित कर लेंगे। निर्णयों को उद्देश्यों, तथ्यों तथा पूर्व विचलित अनुमानों पर आधारित करना। एक चीज और है, इसमें जब हम बात करेंगे नियोजन में, तो हम ये बात करेंगे कि यहाँ पे सबसे मेन चीज क्या है, आपको फोरकास्टिंग, पूर्व में आपको पहले एक विचारित करना है, तय कर लेना होगा कि आपको भविष्य में क्या करना है। तो ये इसमें क्या होता है, फोरकास्टिंग की बात की जाती है कि भविष्य की बात की जाती है। और एक चीज और है, भविष्य में जब भी आप बात करते हैं तो आपको कुछ न कुछ, जैसे कल जो भी करना है, परसों जो भी करना है, 1 साल बाद जो करना है, 6 महीने बाद जो करना है, जो भी आपको फ्यूचर में करना है, तो ये जब भी करेंगे तो जो आप पूर्व निर्धारित, जो भी आप फोरकास्टिंग करेंगे वो किसी न किसी तथ्यों पे आधारित होगा। जैसे कि आपको जो भी काम करना है, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आपको स्कूल ही जाना है, पहले आपको कॉपी किताब खरीदनी है, जो भी खरीदना है, कल का मौसम कैसा होगा, क्या होगा, ये सारी बातें जो होती हैं कल पे जो फ्यूचर उस पर निर्धारित होंगी। चलिए, हमने 3 परिभाषा बात किया, एलन की परिभाषा की बात किया। एलन ने क्या कहा है कि ये क्या है, भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है। ये किसकी परिभाषा है, एलन। दूसरी परिभाषा विलियम एच न्यूमैन ने क्या कहा कि भविष्य में क्या करना है उसको पहले से तय कर लेना ही नियोजन है। और तीसरी परिभाषा हमने कुंस और डोनेल की बात की, इन्होंने बौद्धिक प्रक्रिया बताया है जिसमें आप अनुमान लगाते हैं, उसी अनुमान पे आप पूर्व निर्धारित फोरकास्टिंग करते हैं। ये 3 मेन परिभाषाएं हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाता है। ये तो कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कई बार आ चुका है 1 नंबर में कि ये परिभाषा किसकी है, एलन की। जहां भी भविष्य में पकड़ने की पीड़ा की बात आएगी, एलन। चलिए, इसकी कुछ हम विशेषताएं की बात करें, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो हमने 7 विशेषताओं की बात किया है, 10 भी है और भी है, लेकिन मुख्यतः जो मेन है उन 7 की हम बात करेंगे और एक एक को हम पूरा इसको डिफाइन करेंगे, क्या है क्या नहीं है। निर्धारित उद्देश्य, ये देखिए, अगर आप नियोजन करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आपको क्या करना है, ये उद्देश्य आपको पहले से पता हो। क्यों ये सारी जो क्रियाएं की जा रही हैं, जो भी काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो आपका जो एक्टिविटी है ये निर्धारित उद्देश्य हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है। चलिए, दूसरी बात है पूर्वानुमान लगाना। इसमें आपका क्या होता है, इसमें आप पूर्वानुमान लगाते हैं कि बिना पूर्वानुमान के प्लानिंग नहीं हो सकता। पूर्वानुमान आपको लगाना ही पड़ेगा कि जो भी काम, क्योंकि ये क्या है, भविष्य के लिए है, जो बीत गया उसके आधार वो नहीं है। हाँ, जो बीत गया उसके आधार पे भविष्य का अनुमान लगा, लेकिन पास्ट की कभी हम बात नहीं करते हैं। पास्ट में सिर्फ उसका अध्ययन हम करते हैं कि हम कैसे उस चीज को, कैसे उसका पूर्वानुमान लगाएं। उसके बाद से बात आती है एकता, एक यूनिफॉर्मिटी हो जाती है। जैसे किसी उपक्रम की बात किया जाए तो जो भी कर्मचारी है, जो मालिक है, जो काम करना है, तो अगर उसमें एकता नहीं होगी, जैसे एक टाइमिंग होती है, उसी टाइमिंग में सब लोग आते हैं, एक यूनिफॉर्मिटी, एकता होनी चाहिए। वैकल्पिक क्रियाओं का सर्वोत्तम चयन, अगर आपको पहले से सब कुछ नियोजित है, सब कुछ पहले से आपने प्लानिंग किया हुआ है, तो आपको सबसे बड़ा फायदा हो जाता है कि अगर कई विकल्प है, आप क्या करना चाहते हैं, आपको 2-3 ऑप्शन है, कल स्कूल जाना है कि नहीं जाना है, या जो काम आपको करना है, ये काम करना है कि ये काम करना है, कई ऑप्शंस हैं। तो वो ऑप्शंस, जो विकल्प होगा, जो उसमें बेस्ट ऑप्शंस होगा, उसको चूज करने में आपको पहले से ही, चूंकि आप पूर्वानुमान लगा चुके होते हैं,
तो उसका आप पहले से ही चयन कर लेते हैं कि आपको क्या करना है। चलिए, पारस्परिक निर्भरता, इसमें जब भी आगे चल के हम बात करेंगे, प्लानिंग में कई तरह की प्लानिंग होती है। नियम भी एक प्लानिंग ही होता है, कार्यक्रम बनाना भी एक प्लानिंग होता है, बजट भी एक प्लानिंग होता है। तो इसमें कई चीजें होती हैं, हर एक स्टेप के बाद अगला स्टेप होगा, उसके बाद अगला स्टेप होगा, तो एक स्टेप के बाद अगला स्टेप, उसके बाद अगला स्टेप, मतलब हर स्टेप बाय स्टेप आपको चलना होता है। तो एक दूसरे स्टेप पे इसकी निर्भरता होती है। फिर है प्राथमिक कार्य, ये पहले ही हम कह चुके हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव में आगे चलकर हम बात करेंगे कि ये पूछा गया है कि प्लानिंग जो है एक प्राथमिक कार्य है, ये सही है कि गलत है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इट इज अ प्राइमरी फंक्शन, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन, यही से शुरुआत होता है। कोई भी जब हम बात करते हैं कि जब भी हम बात करेंगे तो प्राथमिक कार्य जो होगा, प्लानिंग जो है वो प्राथमिक कार्य है। मानसिक प्रक्रिया, ये तो पहले ही हम परिभाषित कर चुके हैं, कुंट्ज गुडोनेल ने कहा है कि जो प्लानिंग है इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये मानसिक प्रक्रिया है। इस पे जो हम बात करते हैं वो मतलब भविष्य के लिए हम सोचते हैं, तो ये एक मानसिक प्रक्रिया है। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे कि ये हमारा डेफिनेशन ऑफ विशेषताएं होगी। अब विशेषताओं के बाद हम उसके उद्देश्य की बात करेंगे, नियोजन के क्या क्या उद्देश्य हैं। यहाँ पे हमने 11 उद्देश्य की बात किया है, आप इसको कम भी कर सकते हैं उद्देश्य, क्योंकि नियोजन जो है वो उद्देश्य हीन नहीं हो सकता, जब भी किसी न किसी उद्देश्य के लिए ही बनाया जाए, इसीलिए उद्देश्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, इसमें एक उद्देश्य की हम बात करें, भावी कार्यों में निश्चितता। इसका क्या उद्देश्य, क्यों नियोजन बनाया जाएगा, क्यों हम प्लानिंग करेंगे। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको चलाना है, तो उसको प्लानिंग करना है कि कोई भी प्लानिंग करना है कि उसको कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, कैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, फिर उसको कहाँ बेचा जाएगा। तो जो भी हम उसको लाभ कमाना उसका उद्देश्य है, तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भावी कार्यों में निश्चितता होनी चाहिए। अगर निश्चितता नहीं है तो बहुत भयावह स्थिति हो जाती है। जैसे आजकल आप देख सकते हैं कोविड-19 में भी ये स्थिति हो गई है। अनिश्चितता के दौर में सारे संगठन की क्या स्थिति है। अगर निश्चितता नहीं रही तो इनका जो उद्देश्य होना चाहिए वो निश्चितता होना चाहिए कि उनको क्या करना है, लाभ कमाना है, उसके लिए उनको मैन्युफैक्चरिंग करना है, बेचना है, सर्विस देना है, क्या करना है, तो उनका एक उद्देश्य होना चाहिए, वो निश्चित होना चाहिए। दूसरी बात हम बात करें, विशिष्ट दिशा प्रदान करना। प्लानिंग ही हमें डायरेक्शन देता, हमें किस तरफ काम करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सुबह कब जगना है, अगर परीक्षा है तो उस समय ज्यादा पढ़ना है, परीक्षा नहीं है तो हमें घूमना है, क्या करना है। तो इसके लिए हमें एक विशिष्ट स्पेसिफिक की बात किया जाता है। दिशा प्रदान कौन करता है, प्लानिंग। ये इसका उद्देश्य है कि ये उस तरह से होना चाहिए कि हमें एक विशिष्ट दिशा को प्रदान करें। सामने एवं समन्वय, देखिए कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का बहुत इसेंशियल एलिमेंट कहा जाता है। एक अलग से चैप्टर की है समन्वय की हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसीलिए इसका उद्देश्य भी है कि प्लानिंग कोऑर्डिनेशन का, कोऑर्डिनेशन ऐसी चीज होती है कि एक संस्था तभी स्मूथली रन कर सकती है। कोई भी विद्यालय ही है, कैसे रन करता है कि उसकी हायरार्की है, उसमें पता चला कि प्रिंसिपल सर ने जो परमिशन दिया, टीचर कैसे कैसे चलता है, सुबह कब स्कूल खुलेगा, उस समय बच्चे आएंगे, कब बच्चे जाएंगे, एक कोऑर्डिनेशन होता है कि बच्चे कब बाहर निकलेंगे, फिर उसी समय ड्राइवर आ जाएगा। ये कोऑर्डिनेशन है। जैसे आपने देखा होगा मैकेनिक जो है वो गाड़ी खराब हो जाती है, बनाता है तो गाड़ी के नीचे चला जाता है, वो नीचे से ही इशारा करता है कि उसको कौन से नंबर का टूल चाहिए, जो भी उसको चाहिए, अब वो समझ जाता है। ये कोऑर्डिनेशन है, बिना बोले बार बार आपको बताना नहीं है। तो इसका जो उद्देश्य है वो साम्य का मतलब है स्थिर, इक्विलिब्रियम, बहुत डिस्टर्बेंस नहीं होने चाहिए, जो कार्य चले एक अपनी गति से चले। साम्य एवं समन्वय की स्थापना करना, ये बहुत जरूरी है। चलिए, इसके बाद से हम बात करें प्रबंध में मितव्ययिता, इकोनॉमिकल, सस्ता होना चाहिए। कुछ लोग देखा होगा, कोई संगठन अगर हमको
एक स्कूल खोलना है या एक कोई काम करना है तो लगे हम प्लानिंग करने, 4 सीए को बुलाया, इनको बुलाया, उनको बुलाया, लगे प्लान करने, ये जमीन लेंगे, वो करेंगे, और पता चला कि करोड़ों रुपए उसमें खर्चा हो गया, उसके बाद चुपचाप बैठ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या करता है नियोजन, जो का उद्देश्य क्या होता है कि प्रबंध जो भी कार्य होगा उसमें एक मितव्ययता लाएगा, इकोनॉमिकल होगा, बहुत महंगा नहीं होना चाहिए प्रबंध। पता चला कि एक्चुअल काम करने वाले पे जो खर्चा हो रहा है उसके रेशियो में मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। पूर्वानुमान लगाना सबसे मेन काम क्या है, इसमें जो है वो पूर्वानुमान लगाना। नियोजन में हमेशा प्लानिंग की बात, पूर्वानुमान, फोरकास्टिंग होगा। इसका उद्देश्य क्या है कि फोरकास्ट करना, निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करना। देखिए यही आपको प्राप्ति कराएगा। नियोजन जब बना होगा तो जब आप नियोजन किए होंगे तो वही निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति कराएगा, ये इसका उद्देश्य होना चाहिए। फिर उसके बाद से आइए, प्रतिस्पर्धात्मक विजय पाना कौन दिलाएगा? प्लानिंग दिलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिशा होती है, यहाँ पे समन्वय होता है, यहाँ पे मितव्ययता होता है, पूर्वानुमान होता है। प्रतिस्पर्धात्मक, अभी हम बात करेंगे प्लानिंग कैसा बनाया जाता है, सुना होगा स्ट्रेटेजी, जो योजना बनाई जाती है, स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है, वो प्रतिस्पर्धा। पता चला एक ही लक्ष्य को दो लोग प्राप्त करना चाहते, यह प्रतिस्पर्धा होती है। एक ही लक्ष्य को दो सेनाएं लड़ रही है, लक्ष्य क्या है? विजय, सब दोनों को विजय पाना है। तो हम उस, एक तो है कि मुझे लाभ कमाना है, मैंने अपने लिए कोई योजना बनाई, कोई नियोजन किया, जो भी प्लानिंग है, और एक नियोजन उस तरह का हो जाता है कि जब हम बात करते हैं कि दोनों को एक ही चीज पाना है, तो उस कंडीशन में भी प्लानिंग होना चाहिए। जो सेनाएं लड़ती है और दोनों का उद्देश्य क्या होता है? विजय पाना। तो इस कंडीशन में भी है कुशलता में वृद्धि करना। देखिए क्या फायदा होता है कि जब भी हम लोग बात करते हैं नियोजन की तो हमारी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। एफिशिएंसी, कुशलता, कार्य करने की क्षमता। क्योंकि हमको पता है कि कोई भी काम, जैसे एक संगठन है तो उस संगठन में ये पता है कि अगर हम 10 बजे जाएंगे तो ऑफिस खुला मिलेगा। अब पता चला कि ऑफिस खुलने का टाइम में 11 बजे मुझको बुलाया जा रहा है 10 बजे, ऐसा नहीं होता है। कुशलता तभी हो सकती है कि जब हम जाएं तो ऑफिस खुला रहे, तो उस हिसाब से ये क्या करता है, प्लानिंग आपकी कुशलता में वृद्धि करता है। काम जो है कम समय में आप ज्यादा काम कर सकते हैं, ये कुशलता है। जानकारी देना, आगे मुझे क्या करना है ये प्लानिंग बताना। अब ये काम हो गया, अगला काम क्या करना है, ये इसका जो उद्देश्य होगा ये आपको जानकारी देगा कि आपको क्या करना है, ये इस हिसाब से होना चाहिए। भावी जोखिम में कमी, प्लानिंग जब भी बना रहता है तो जोखिम कम होता है। बहुत अच्छा एग्जांपल है इस समय प्लानिंग का, कोविड-19 जब विश्व में आ गया तो भारत ने पहले ही नियोजन शुरू कर दिया, जिससे आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ बहुत कम घटनाएं हुई, जोखिम में कमी पाई। अगर हम पहले से नहीं तैयार होते तो शायद ये और ज्यादा होता। तो अगर पहले से हम प्लान है, जैसे अभी मुंबई में देखिए आइसोलेशन सेंटर पहले हर जगह बन रहा है, ट्रेनों में बन रहा है, ये सब क्या है? प्लानिंग है। हम पहले से ही जो भविष्य में घटनाएं होनी है, जो नुकसान होना है, उसके लिए हम पहले से ही तैयार रहेंगे। तो उसमें देखिए कुछ घटनाएं जो होती हैं, कुछ ऐसी चीजें हम टाल नहीं सकते। हाँ यह है कि उस नुकसान को कम कर सकते हैं। तो ये नियोजन के द्वारा ही उस नुकसान में हम कमी करते हैं। इसका उद्देश्य है कि जोखिम में कमी करना, जो नुकसान हो रहा है उसमें कम करना। फिर देखिए स्वस्थ मोर्चाबंदी, अभी हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजी जो बनती है, मोर्चाबंदी इसी को बोलते हैं। क्योंकि जब भी दो लोग एक ही लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो अगर पहले से स्ट्रेटेजी तैयार है कि ये करना, अगर उसने अटैक किया तो हम क्या करेंगे, वो अटैक नहीं किया तो क्या हम खड़े रहेंगे, वहीं बैठे रहेंगे, तो हम पहले से जो भी मोर्चाबंदी किए रहते हैं, ये इसका उद्देश्य होता है कि एक हेल्दी स्ट्रेटेजी देता है जो कि बहुत अच्छा होता है और जिससे हमें आसानी से विजय मिलता है। तो ये रहा आपका नियोजन के उद्देश्य। हमने यहाँ 11 उद्देश्य की बात करी। अब आइए, अब हम बात करेंगे नियोजन के लाभ, क्या क्या लाभ है। हमने यहाँ 8 लाभ दिया है,
क्योंकि जनरली जो भी महत्व या लाभ पूछा जाता है तो उसमें संख्या भी लिखा होता है कि कम से कम 6 या मैक्स 8, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। और भी है, आप और भी लिख सकते हैं। हमने 8 इसके लाभ या महत्व करके पूछा भी जाता है कि नियोजन के कम से कम 6 महत्व को बताइए या नियोजन के 8 महत्व को बताइए। 8 से ज्यादा कभी नहीं पूछा गया, तो हम 8 की बात करते हैं कि 8 महत्व कौन कौन से हैं, लाभ या महत्व जो भी करें। देखिए फिर वही चीज है कि नियोजन से क्या लाभ होता है, क्या फायदा होता है। ये अनिश्चितताओं तथा परिवर्तनों का सामना करना। अभी कोविड-19 की बात हो रही है, सब कुछ अनसर्टेन है, फिर भी हम पहले से अगर नियोजित है, नियोजन बनाए हैं, लाभ अगर हमारी प्लानिंग है तो हम उसको हटा नहीं सकते, लेकिन यह है कि इस चीज का सामना कर सकते हैं। क्या होगा, किस हर परिस्थिति के लिए हम पहले से तैयार रहते हैं। फिर उसके बाद से हम बात करेंगे संगठनात्मक लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए। तो हमको क्या करना है, संगठनात्मक लक्ष्यों, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, लक्ष्य एम है, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं की ओर ध्यान केंद्रित करने में। हर रोज बदलता ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक उद्देश्य निर्धारित किए हैं, तो इसका सबसे बड़ा ये लाभ है कि आपको क्या करता है, अपने उद्देश्य की तरफ आकर्षित करता है। फिर उसके बाद से आइए एकता एवं समन्वय स्थापित करने के लिए। इसमें क्या क्या होता है, एक जो अभी हम बात किए ना यहाँ पे नियोजन, इसमें एक समन्वय स्थापित करता है। एकता, एक यूनिफॉर्मिटी होती है, और समन्वय स्थापित करने के लिए इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम क्या कर रहे हैं, एक समन्वय, कोऑर्डिनेशन है हर चीज में। सुबह एक संगठन है, एक संगठन में सारी प्रक्रिया है, बेल कितने कब कब लगेंगी, उस हिसाब से टीचर आएंगे। पहले से आप टाइम टेबल बनाए हैं, ये कार्यक्रम है जो भी आपने बनाया है, तो उस चीज वो भी क्या आता है, प्लानिंग में ही आता है कि पहले से हम तैयार हैं कि किस समय कौन सी क्लास चलेगी। तो आपको क्या फायदा होता है कि पता चला कि मैथ के टीचर आ रहे हैं तो आप मैथ के लिए तैयार हैं, इंग्लिश के टीचर आ रहे हैं और आप मैथ की बुक लेके बैठे हैं, तो उसमें क्या होगा, ये सब नुकसान होते हैं। इसीलिए इसमें क्या होता है, समन्वय, टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक समन्वय है। टीचर को पता है कि वो इस समय बीएसटी पढ़ाने आए हैं, तो स्टूडेंट को भी पता है कि उसको बीएसटी पढ़ना है। उतावले निर्णयों पर रोक। देखिए होता क्या है कि अन्य बहुत सी परिस्थिति आती है, तो उसमें जो निर्णय, जो डिसीजन लेते हैं, कभी कभी हम लोग उतावलेपन में गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन अगर पहले से हमारी प्लानिंग है, पहले से ही हम तैयार हैं, तो हम ये देखते कि नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमारे प्लानिंग के अनुसार इसके बाद ये काम होना चाहिए, तो हम वही करते हैं, इससे नुकसान कम हो जाता है। क्रियाओं में वितव्यता लाने के लिए, जो भी एक्टिविटी है उसमें वितव्यता लाने के लिए इकोनॉमिकल प्लानिंग अगर बना रहेगा तो हमें सब कुछ पता रहता है कि जैसे हम क्या होता है, सुबह निकलते हैं, इस बस से आना है कि नहीं आना है, किससे आना है। अगर हमारी पहले से प्लानिंग है तो हम उसी हिसाब से स्कूल आते हैं, फिर जाते हैं। अगर कुछ भी हमने नहीं तैयार किया है, जो भी है, ऐसे ही कहीं निकल पड़े, तो कई समस्याएं हमें झेलनी पड़ती है। वितव्यता, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो पता है कि रॉ मटेरियल मिस्टर एक्स से मंगाता है, अगर वो मिस्टर एक्स को कॉल करता है तो वो समय पे आ जाता है। मान लीजिए कि उनकी पहले से प्लानिंग नहीं है, उन्होंने पहले से तैयार नहीं किया, अचानक शॉर्टेज हो, तो क्या करेंगे, उनको एक छोटी सी चीज के लिए फिर जाना होगा, फिर आना होगा, वो कितना कॉस्टली पड़ता है। तो ये हमारी जितनी भी क्रियाएं उसमें वितव्यता लाता है। फिर उसके बाद से छठा, संगठन को प्रभावी बनाने के लिए। देखिए ये नियोजन का एक यही लाभ है, प्रभावी बनाने के लिए, इफेक्टिव। यहां की टीचिंग कैसे सुधरेगी, तो उसके लिए कई चीज पहले से तैयार किया कि ये क्लास अच्छा होना चाहिए, ये सब कुछ कैसे हमें करना है। कोई भी काम अगर संगठन को प्रभावी बनाना है तो प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है, और ये बहुत इफेक्टिव करता है। फिर उसके बाद से आ जाइए प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में सुधार। ये है जैसे एक्स है और वाई है, दो अलग अलग व्यक्ति हैं या संस्थाएं हैं, जो भी हैं, तो अगर उसमें प्रतिस्पर्धात्मक जब भी होती है, अभी हमने कहा ना मोर्चाबंदी। मोर्चाबंदी क्या है
एक तो योजना हमने इसलिए बनाई कि हमें ये चीज लाभ प्राप्त करना है। एक मोर्चाबंदी जब बनती है तो क्या होता है, दो लोग एक ही उद्देश्य पाना चाहते हैं, दो सेनाएं लड़ रही हैं, विजय चाहिए, दोनों को विजय चाहिए, लेकिन विजय किसी एक को मिलेगा। किसको मिलेगा? जिसकी प्लानिंग अच्छी होगी। तो इससे क्या हो जाता है, जब भी हम बात करते हैं नियोजन अगर हमारी अच्छी है तो ये लाभ ये होता है कि जब इस तरह की बात आती है, कंपटीशन की भावना आती है, तो उसमें सफलता मिलने में हमें क्या होता है, ये नियोजन बहुत सहायक होता है। पहले से जब प्लानिंग, नियंत्रण को सुविधाजनक बनाने के लिए नियंत्रण, देखिए शुरू में ही हमने कहा था कि प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन है, प्राथमिक कार्य प्रबंध का क्या है, प्लानिंग है, और उसी पे अन्य क्रियाएं निर्भर करती हैं। लास्ट जो होता है वो नियंत्रण होता है। कंट्रोलिंग नियंत्रण क्या होता है, अगर आपको ये था कि आपको इस महीने में आप 2 चैप्टर खत्म कर लेंगे, 2 चैप्टर पढ़ चुके होंगे, तो ये पहले से आपने प्लानिंग किया। फिर जब आप पढ़ने गए तो आज पता चला 1 चैप्टर पढ़े, तो कम पढ़े, ज्यादा पढ़े, कम पढ़े, कैसे पता चला? क्योंकि आपने पहले ही प्लानिंग में ये डिसीजन ले लिया था, निर्णय लिया था कि आपको 2 चैप्टर पढ़ना, और आज आपने 1 चैप्टर पढ़ा। तो कम या, अगर आपने कुछ नहीं सोचा पढ़े होते तो ये पता नहीं कम या ज्यादा। तो नियंत्रण, जब भी हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो पहले से हमने सोचा है कि 40 की स्पीड में चलेंगे, और जब 50 साल में क्या लगता है, नहीं अब हमको कम करना चाहिए, या 30 चलते हैं तो हमें पता है कि 40 की स्पीड में चलेंगे तब यहाँ पहुंचेंगे। तो जब नियोजन होता है, पहले से हम प्लान किए हैं कि इस समय पे ये काम करेंगे, और नियंत्रण कैसे करते हैं, नहीं हम स्लो चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, ये आपको नियंत्रण जब करते हैं तो प्लानिंग के बिना नियंत्रण संभव ही नहीं है। अगर आपको नियंत्रण करना है तो आपको पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये इस चीज में होता है। देखिए इसके बाद से इसकी नियोजन की सीमाएं आती हैं। ये सीमाएं लिखने के लिए, सीमाएं समझाने के लिए आपको अलग से बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ये जितनी चीजें आप पढ़े हैं, चाहे वो विशेषता हो, चाहे उद्देश्य हो, चाहे लाभ हो, ये सारी चीजें जनरली जो लाभ होता है उसी से ही हम सीमाओं की बात कर लेते हैं। अगर 8 आपने इसमें लाभ की बात किया है तो 8 इसकी सीमाएं भी हैं। सीमाएं क्या क्या हो जाएंगी, इसी से सब निकल जाता है। जैसे देखिए प्लानिंग अनिश्चितता की बात की ना, तो नियोजन की सबसे बड़ी सीमा ये है कि हम जो नियोजन करते हैं तो हम एक आइडियल एनवायरनमेंट के लिए करते हैं कि कल सुबह धूप होगी तो हम स्कूल जाएंगे, क्योंकि रोज धूप होता है, ऐसे होता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बारिश हो जाए, तो हम सोचे कि सुबह 8 बजे निकलेंगे, 8 बजे आधी आ गया, तो क्या करेंगे, आधी आ गई तो कैसे निकलेंगे? अब हमारे लिए क्या है, हमने नियोजन किया जिस परिस्थिति के लिए किया कि निश्चितता एक बांधित था, और ये जो भी हम फोरकास्टिंग करते हैं एक परिस्थिति, एक पर्यावरण, अनुकूल पर्यावरण में करते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है कि वो सारी घटनाएं उसी प्लानिंग के अनुसार घटित हो, उसमें चेंज होगा। तो सबसे बड़ी सीमा है कि ये अनिश्चितता होती है, इसमें अनिश्चितता होती है, क्योंकि जो जितने फैक्टर्स हैं वो अनिश्चित होंगे। फिर उसके बाद से क्या है, जैसे हमने कहा लक्ष्य पहले से निर्धारित है, सारे स्टेप निर्धारित हैं, सब कुछ निर्धारित है, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी बदल गई। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि हैंड रिटन टाइम टेबल आएगा, अब क्या हो गया, कंप्यूटर से आने लगा हर जगह, तो हम क्या करेंगे, हैंड रिटन ही रखेंगे? नहीं, टेक्नोलॉजी बदलती है तो जो आपकी प्लानिंग है उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या था, एकता आपने कहा था, फिर आपने कहा था कि निर्धारित, सब कुछ निर्धारित होना चाहिए, तो वो नहीं हो सकता, दूसरी इसकी कमी है। चलिए फिर जैसे निर्णयों की बात, निर्णय पहले से फिक्स है कि ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा, सारी चीजें, सारे स्टेप्स फिक्स हैं प्लानिंग में। लेकिन आप जो करना चाहते हैं वो परिस्थिति बदल गई, कुछ और ही परिस्थिति हो गया। जैसे मान लीजिए अभी हम सब कुछ सोच के बैठे हैं, पता चला कि कोई बड़े ऑफिसर आ गए, कोई आ गया, तो क्या करें, सब कुछ उसी अनुसार होगा? नहीं, कुछ न कुछ आपको परिवर्तन करना। तो इसकी सबसे बड़ी सीमा होती है कि आप उस हिसाब से नहीं कर सकते, समय के अनुसार
आपको चेंज करना पड़ता है, और चेंज करना तो प्लानिंग से आप उससे क्या हो गए, अलग। तो ये इसकी सीमा है। फिर क्या है कि प्रभावी बनाने के लिए ये सारी चीजें जो भी इसमें सीमाएं हैं वो इसी से निकलेंगी। सब कुछ जो हम करेंगे, पूर्वानुमान लगाएंगे, वो नहीं हो सकता। ठीक है, जानकारी देना, देखिए जानकारी देना ये है। अब इसमें क्या है, इस जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी। आपने प्लानिंग किया, किसी व्यक्ति को पूछा कि क्या है गिरिडीह में क्या स्थिति है, तो अब उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप 4 व्हीलर से जाइए, 4 लोग जाइए, कोई नहीं होगा। अब पता नहीं वो सही बोल रहा है झूठ बोल रहा है, पता चला आप 4 लोग गए, जाकर वहां चालान कट गया, अब फाइन भरिए बैठ। तो ये जो जानकारी देना, क्योंकि ये जो भी आप करेंगे, जो भी प्लानिंग बनेंगे, कहीं न कहीं से सूचना लेंगे और उस सूचनाओं के आधार पर आप प्लानिंग करेंगे। तो वो सूचनाएं सही है या गलत है, ये गलत होने की उसकी विश्वसनीयता की कोई गारंटी नहीं है। तो ये एक प्लानिंग की सीमा है। फिर उसके बाद से आप और भी चीजें हैं इसमें, पूर्वानुमान लगाना, मितव्यता करना। हाँ, मितव्यता, जितना आप प्लानिंग करते हैं ये क्या करता है, खर्चा बढ़ाता है। अभी एक छोटा सा आपको इंडस्ट्री लगाने की बात सोचिए, तो सबसे पहले आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट बनवाइए, सीए को पकड़िए, इन्वायरमेंटल वाले की जानकारी रखिए, सबकी जानकारी रखिए, सबको पैसा दीजिए, सब लोग एक प्लान बनाएंगे कि आपका ये प्रोजेक्ट है और आप ऐसे करेंगे तो ये पता चला कि आपका कितना लाखों रुपया उसी में खर्चा। अभी इंडस्ट्री शुरू भी नहीं हुई, सब कुछ प्लानिंग है। तो ये मितव्यय नहीं, ये क्या करता है, ये आपके खर्चे को बढ़ाता है। तो ये इसकी सीमाएं हैं, ये प्रबंध की, नियोजन की कई सीमाएं हैं। तो इस चीज पे भी हमको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ बात करेंगे उद्देश्य की, और उसके बाद से उद्देश्य के बाद से लाभ या महत्व की, और सीमा। प्रभावी नियोजन के आधार, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रेष्ठ नियोजन के क्या लक्षण होना चाहिए, या प्रभावी नियोजन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो ये अलग से एक टॉपिक है। प्रभावी नियोजन मतलब जो प्लानिंग आप बना रहे हैं, जो भी नियोजन कर रहे हैं, वो इफेक्टिव हो, अच्छा हो, श्रेष्ठ हो, सबसे अच्छा हो। तो क्या क्या उसमें चीजें डालें, क्या क्या चीजें उसमें रहें, जिससे आप कह सकते हैं ये सबसे अच्छा नियोजन है। प्लानिंग हर कोई करता है, लेकिन किसी का अच्छा होता है, किसी का खराब होता है। तो एक प्रबंधन के लिए जब नियोजन करेगा, तो प्रभावी नियोजन होने के लिए ये निम्न जो चीजें हैं वो होनी चाहिए। 10 पॉइंट लिए हैं। सबसे पहले सरलता, सिंप्लिसिटी। नियोजन कभी भी इस तरह से इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए कि ना समझ में। ये काम, ये काम, ये काम, ऐसे इतने स्टेप्स हैं, इतनी चीजें हैं, ये कई चीजें और इस तरह से हैं कि वो समझ ही ना पाए। तो सरल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। चलिए, मितव्यता, ये शुरू से ही हम बात करें, लाभ में भी ये था, महत्व की हमने बात किए थे कि प्रभावी नियोजन होने के लिए होना चाहिए कि नियोजन जब बनाइए तो कम से कम खर्चे निकालिए, बहुत ज्यादा इसमें खर्चा नहीं होना चाहिए। उद्देश्यपूर्ण, एक प्रभावी नियोजन का एक गुण है, इस आधार पर बनना चाहिए कि उसका एक उद्देश्य होना चाहिए, हमको क्या करना है। जैसे हम आपके लेक्चर तैयार कर रहे हैं, तो ये उद्देश्य है कि सारी चीजें जो भी घटनाएं घटित हो रही है वो उसी उद्देश्य के लिए हो रही है। तो ये इसका एक उद्देश्य होना चाहिए। फिर उसके बाद से व्यापक अथवा विस्तृत, इसकी जरूरत क्या है। अभी हम कह रहे थे कि सरल होना चाहिए, फिर हम व्यापक कह रहे हैं। व्यापक होने का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा और वो हो जाना चाहिए। व्यापक होने का मतलब कि जितने भी उसमें फैक्टर्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सब उसमें सम्मिलित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एरिया छूट जाए। तो जितना उसमें चीजें हो वो सम्मिलित होना चाहिए। लोच, ये हम उसमें भी सीमा में ही बोले थे, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्यों? कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हम जो भी प्लानिंग करते हैं वो भविष्य के लिए करते हैं, कुछ घटनाओं पे आधारित होती हैं, कुछ सूचनाओं पे आधारित होती हैं। अगर उसमें वो घटनाएं या सूचनाएं गलत पाई गई तो क्या करना चाहिए, तो थोड़ा सा उसमें लोचपूर्ण रहता है, तो हमारा एक अच्छा नियोजन माना जाता है। संतुलित, बैलेंस्ड होना चाहिए, बहुत बायस नहीं कि हम कहीं कोई काम कर रहे हैं, मतलब उसमें सारी चीजें बैलेंस होनी चाहिए कि जैसे टाइमिंग है या जो भी है, तो हर चीज को ध्यान रखना चाहिए। अस्थायित्व, रोज रोज चेंज नहीं होना चाहिए। आज स्कूल 10 बजे से, कल 11 बजे से, परसों 9 बजे से,
ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लानिंग जो टाइम टेबल बना अगले 3 महीने के लिए, ये ग्रीष्मकाल के लिए है, ये ठंडियों के लिए, गर्मियों के लिए, जो भी होना चाहिए, एक होना चाहिए कि ये चीज अस्थायी तो होना चाहिए। भागीदार, जब भी प्लानिंग करिए तो भागीदार करिए। हमारे यहाँ तो इस पे लॉ भी कई पारित हो गया कि कोई भी निर्णय लीजिए, कोई भी काम करिए, तो ये तो काम प्रबंधक का है, लेकिन फिर भी यथासंभव अगर कर्मचारी का उसमें रोल हो जाए, उसमें जो भी उससे प्रभावित होने वाले लोग हैं उनकी भागीदारी होनी जरूरी है, वो भी उनका रोल हो। फिर उसमें व्यावहारिकता होनी चाहिए। ये एक आदर्श, प्रभावी, श्रेष्ठ नियोजन का गुण है कि क्या होना चाहिए, व्यावहारिकता होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि ऐसा नियोजन बना दीजिए जो कभी संभव ना हो। जो आपके पास संसाधन है, जो चीजें हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए बनाइए और वो प्रैक्टिकल हो, संभव हो, वो धरातल पे किया जा सके। तो ये बेस्ट, एक अच्छे, एक श्रेष्ठ नियोजन का गुण है। उसके बाद से भविष्यता, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें जो होना चाहिए वो भविष्यता होना चाहिए। हमेशा जो हम नियोजन करते हैं वो कब के लिए करते हैं, भविष्य के लिए करते हैं। तो ये फ्यूचर होना चाहिए। ये एक प्रभावी नियोजन का आधार है। एक श्रेष्ठ, एक सबसे अच्छे जो नियोजन बनाएंगे तो इन चीजों पे आधारित होना चाहिए। ये सभी चीजें अगर उस नियोजन में है तो उसको हम अच्छा, श्रेष्ठ और प्रभावी नियोजन करेंगे। चलिए, इसके बाद से हम प्रक्रिया की बात करें। प्रक्रिया में कई लोगों ने, किसी ने 6 स्टेप दिए हैं, किसी ने 8 स्टेप दिए हैं, कई अलग अलग है। हम उसको प्रक्रिया, नियोजन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, कैसे उसको करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स होना चाहिए। तो जैसे देखिए, पहले तो आप लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, फिर उसके बाद से उसमें क्या करना चाहिए कि जो भी सूचनाएं हैं, ठीक है, सूचनाओं को संकलन करिए और उसके बाद से उसका क्या करिए, विश्लेषण करिए। तो जो भी सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को संकलन करना, उसका कलेक्शन करना, एनालाइज करना होता है। फिर नियोजन के आधारों का निर्धारण, नियोजन जो होना चाहिए वो किस पे है, किस चीज पे करना चाहिए, इसकी बात होनी चाहिए। उसके बाद से वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण, कौन कौन से वैकल्पिक आपके पास उपलब्ध है, इसकी बात करनी चाहिए। वैकल्पिक जो है आपके पास उसका मूल्यांकन करिए। फिर योजना को तैयार करिए। फिर योजना तैयार करने के साथ साथ उप योजना पे भी बात कर लीजिए। छोटी छोटी जो चीजें होती है अभी हम बात करेंगे। नियम भी एक क्या है, योजना है, उसका एक पार्ट है। तो उसकी इस तरह से चीजें हो जानी चाहिए, जैसे जो भी लक्ष्य है उसमें नियम वगैरह सारी चीजें तय होना चाहिए। अनुवर्तन, उसका फॉलोअप करिए कि जो आप कर रहे हैं वो सारी चीजें सही है, गलत है, संभव है, नहीं है, क्या करें। तो ये हो गया प्रभावी नियोजन। के बाद हम लोग इसकी प्रक्रिया या तकनीक को समझ लिए। अब चलिए इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक की हम बात करें और इम्पोर्टेंट है, इसमें से ज्यादातर आपको हम बता दें, शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं। ये जैसे ये पूछा जाएगा और 6 नंबर में पूछा जाएगा, लेकिन यहां से जो बात करेंगे हम लोग उसको शॉर्ट नोट्स में, और जनरली ये चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। इस पे हम लोग बात करते हैं नियोजन के प्रकार। नियोजन कितने तरह के होते हैं, तो नियोजन अलग अलग राइटर ने अलग अलग बताया है, लेकिन एक फाइनली जो ड्रॉ किया जाता है नियोजन के प्रकार को, तो हम इसको 1, 2, 3 और 4 अलग अलग आधार पे विभाजित करते हैं। ये आधार की बात है। अगर बात किया जाए तो ये A है, ये आपका B है, फिर आपका C है और फिर आपका D। 4 आधार हैं। 4 आधार की हम बात करते हैं। पहला आधार क्या है, नियोजन जो है वो समय के आधार पे 2 भागों में बांटा जा सकता है। नियोजन जो है, जो प्लानिंग हम जो बांटते हैं वो 2 आधार पे, समय के आधार पे अल्पकालीन योजना और दीर्घकालीन योजना। जैसे दैनिक, मासिक, वार्षिक, छमाही, तिमाही, अगर इस तरह की योजना हम बना रहे हैं तो इन योजनाओं को हम क्या बोलेंगे, अल्पकालीन योजना कहेंगे। दीर्घकालीन, जनरली जब 5 साल से ऊपर की बात करें हम, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 10 वर्षीय, पंचवर्षीय योजनाएं जो होती हैं, ये सारी योजनाएं क्या होती हैं,
दीर्घकालीन योजनाएं होती हैं। इसके बाद से आइए, तो हो गया समय के आधार पे। दूसरा हम बात करेंगे प्रबंध के स्तर के आधार पर। योजना जो होता है वो आपका उच्च स्तरीय योजना, मतलब जो आपके जनरल मैनेजर वगैरह होते हैं संस्था के, वो बनाते हैं, उसको उच्च स्तरीय योजना कहते हैं। जनरली इसमें जो मोर्चाबंदी वगैरह जो होता है वो यही लोग बनाते हैं। मध्य स्तरीय योजना जो ब्रांच मैनेजर लेवल के लोग होते हैं वो जो योजना बनाते हैं, मध्य स्तरीय योजना होता है। निम्न स्तरीय योजना जो सुपरवाइजर वगैरह योजना बनाते हैं उसे हम लोग निम्न स्तरीय योजना कहते हैं। फिर आंतरिक एवं बाहरी योजनाएं। आंतरिक योजनाएं ये होती हैं जो संस्था के अंदर के लिए योजनाएं बनाएं, जैसे प्रमोशन किसको देना है, नहीं देना, उसकी क्या पॉलिसी होगी, ये सब चीजें जो डिसीजन लेना है वो आपका आंतरिक होगा। वह बाहरी योजनाएं क्या होंगी, जैसे विक्रय करना है, क्या करना है, मतलब बाहरी परिप्रेक्ष्य, संस्था के बाहर और संस्था के अंदर। जब संस्था के अंदर की बात होगी आंतरिक, और जब हम संस्था के बाहर की योजनाओं की बात करेंगे तो होगी बाहरी योजना। फिर आते हैं हम लोग चौथे प्रकार की उपयोग के आधार की योजना। ये जो योजना होती है दो तरह की होती है, अस्थायी अथवा बार बार। ऐसी योजना जो हमेशा यूज की जाती है, एक बार बन गई तो हमेशा यूज की जाएगी, प्रयोग की जाएगी जब तक उसमें कोई परिवर्तन ना हो। और दूसरी जो होती है एकल उपयोग की योजना, वो इस तरह की योजना जो होती है वो एक बार प्रयोग की जाएगी, उसके बाद से वो उसका अंत हो जाएगा और फिर नई योजना तैयार की जाएगी। वो कौन कौन सी है? अस्थायी, स्टैंडिंग। संस्था के उद्देश्य ये बार बार तय नहीं किया जाता है, एक बार ही तय किया जाएगा और जो उद्देश्य जो तैयार किया जाता है वो अस्थायी होती है। नीतियां। नीतियां की जब हम बात करें कि जो भी नीति तय की जाएगी, ये आपकी इंटरनल पॉलिसीज होती है, जो भी पॉलिसीज तैयार की जाएंगी ये भी आपकी स्टैंडिंग होती है, अस्थायी होती है कि क्या आपको करना है, कौन सी पॉलिसी आपको अपनानी है, चाहे वो एम्प्लॉय से संबंधित हो या सेल से संबंधित हो, किसी भी तरह से संबंधित हो। कार्यविधि, प्रोसीजर एक आता है, कार्यविधि में और अन्य में कार्यक्रम में थोड़ा बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। कार्यविधि का मतलब जो होता है प्रोसीजर, कैसे आपको करना है। तो जो भी प्रोसीजर है, मतलब पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, तो ये व्यापक होता है, ये अंतर होता है। बाकी जो कार्यक्रम वगैरह होते हैं वो छोटा होता है, ये बृहद होता है, पूरे संस्था के लिए हर चीज पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद से है नियम। ये भी एक योजना होता है, ये छोटी योजनाएं होती है। जैसे हम लोग कोई भी गेम खेलते हैं तो एक नियम बना लेते हैं कि नहीं, हमारा जो होगा वो कैसे, जैसे चेस खेलते हैं तो उसमें घोड़ा गिरता चलेगा, क्या, सब कुछ चीजें तय होती हैं, ये नियम होता है। इसके बाद से मोर्चाबंदी, स्ट्रेटेजी, ये भी अस्थायी होती है। और इसमें जो होती है स्ट्रेटेजी, ये हम बात कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये योजना तब बनाई जाएगी जब एक ही लक्ष्य को दो लोग प्राप्त करना चाहें, तो उस कंडीशन में मोर्चाबंदी बनाई जाती है और तभी ये सफल हो पाते हैं। एकल उपयोग में कार्यक्रम जो होता है और बजट जो होता है। कार्यक्रम जानते ही हैं, किसी एक कोई जैसे एनुअल फंक्शन हुआ तो एनुअल फंक्शन होगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। तो ये इस तरह के जो बनाए जाते हैं उसको हम लोग कार्यक्रम करते हैं, ये भी एक योजना ही है। बजट भी एक योजना है, हर साल बजट पेश होता है, ये भी एक योजना है। लेकिन इस योजना को हम लोग अंकों में प्रदर्शित करते हैं, मौद्रिक, जनरली ये पैसे रुपए में जब हम लोग बजट की बात की जाती है, ये योजना अंकों में बताई जाती है। ये भी कई प्रकार की होती है, फ्लेक्सिबल बजट होता है, फिक्स बजट होता है, मास्टर बजट एक सुना होगा ना। मास्टर बजट का मतलब सबका एक पूरा का पूरा बनाया जाता है। तो ये योजनाओं के प्रकार है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरा पढ़ लिया, जिसमें कि परिभाषा की बात किया, फिर उसके बाद से हम लोगों ने विशेषता की बात की, फिर उसके बाद से हम लोग जो बात किए लाभ की बात किए, महत्व की बात किए थे, फिर उसके बाद से सीमाओं की बात किए थे, फिर हम लोगों ने प्रभावी नियोजन की बात किया है, फिर नियोजन की प्रक्रिया की बात किया है, नियोजन के प्रकार की बात किया है। तो ये चैप्टर का हो गया। इसके बाद से हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं, इससे संबंधित कितने क्वेश्चन आंसर आते हैं, उस चीज की हम लोग बात करेंगे।
अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर में देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए इसके बाद हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर की बात कर रहे हैं। प्रश्न इसमें से जो भी हम लोग चैप्टर पढ़े हैं उसमें क्या क्या आएगा। देखिए सबसे जो कॉमन प्रश्न है, जो मेन हमेशा पूछा जाता है, प्रबंध क्या है परिभाषित कीजिए, उसके क्या क्या लाभ हैं या सीमा है। ये तो क्वेश्चन लगभग हमेशा रिपीट होता रहता है। और बाकी कुछ टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस तरह क्वेश्चन आता है कि आपको यही नहीं समझ में आता है तो उसमें लिखना क्या है, क्या समझाना, उस तरह का एक हमने प्रश्न लिया। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि नियोजन क्या है परिभाषित करिए, किन्हीं 4 लाभों का वर्णन कीजिए, या ये आता है कि नियोजन की 5 विशेषताओं को समझाइए। ये इस तरह क्वेश्चंस हो गए। एक क्वेश्चन और आता है जो हम उसी समय कह रहे थे, एक श्रेष्ठ या प्रभावी नियोजन के क्या लक्षण या गुण हैं। एक प्रभावी क्या आधार है, एक प्रभावी नियोजन कैसे बनाया जाता है, उसकी बात किया। तो ये प्रश्न ऐसे हैं जो लगभग हर बार पूछे जाते हैं। एक थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन आया जो जैक में भी आया हुआ है, उसमें यह है बिना व्यवस्थित नियोजन के कोई भी उपक्रम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अपने कथन के समर्थन में कोई 5 कारण दीजिए। ये इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है, क्योंकि जब परिभाषा पूछेगा तो क्लियर है कि परिभाषा देना है। हमने जैसे 3 राइटर की बात की थी, एलन की पिछड़ावाला, ओडोनेल की बात की थी भविष्य का, और उसके बाद से यहाँ पे परिभाषा के बाद से बिना व्यवस्थित। अब इसमें आपको क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ एक स्टेटमेंट है, ये कथन है कि बिना व्यवस्थित नियोजन के कोई भी उपक्रम अपने उद्देश्य, ये रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछना चाहता है, ये उद्देश्य की बात करना चाहता है, अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अपने कथन के समर्थन में कोई 5 कारण दिए। तो अब जो आपके उद्देश्य की जो बात की गई, उस उद्देश्य को समझाना है, और उस उद्देश्य में हमने बात किया था। तो उस चीज पे आपको थोड़ा सा इस प्रश्न को लिखते समय कोई फिक्स नहीं लिखना है, थोड़ा सा आपको अपने शब्दों में लिखना पड़ता है। नियोजन से शुरू करिए, लेकिन उसके बाद से आगे जाके उद्देश्य पे आप उसको परिभाषित कीजिए। आगे जैसे दिया है, योजना एक प्रकार के रूप में प्रक्रिया है। तो अभी हमने प्रोसेस की बात किया था, टेक्निक्स वगैरह जो हमने आपको 6-8 बताए थे, उसको आपको इसमें लिखना है। तो ये जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें सबसे ज्यादा प्रभावी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, और विशेषता 2 इसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमारे यहाँ झारखंड में आता है। 5 ऑब्जेक्टिव रहते हैं और 5 ट्रू फॉल्स रहते हैं। ये 10 क्वेश्चन आपको बहुत मदद करते हैं। मल्टीपल चॉइस इतना हम सभी नहीं लिख सकते, लेकिन एलेन का परिभाषा आपसे पूछा गया है। नियोजन क्या है, एक भविष्य के लिए पिछड़ा है। तो पिछड़े की बात एलेन ने की थी, और ये ही ज्यादा ही पूछा जाता है। तो ये परिभाषा आपको रखना पड़ेगा, इससे कई फायदा है। अगर एक एलेन की परिभाषा आप रख लिए तो उसको कहीं भी लिख सकते हैं। लॉन्ग आएगा तो आपको लिखना ही लिखना है, मल्टीपल चॉइस आएगा तो आपको आंसर टिक करना है, और ये क्वेश्चन पूछा गया एलेन द्वारा। चलिए एक और पूछा जाता है, नियोजन है प्राथमिक कार्य है, फिर द्वितीय, ये सारी चीजें अलग अलग पूछा जाता है। तो आपको इसमें लिखना होता है, इट इज अ प्राइमरी फंक्शन। नियोजन एक जो है वो प्राथमिक कार्य है। ट्रू फॉल्स की बात करें, ट्रू फॉल्स जनरली जितने भी पूछे गए हैं, वो जो पॉइंट हमने दिए थे विशेषता में, उसी में से होता है। जैसे एक ये आता है, नियोजन एक मानसिक कसरत है। मानसिक, बौद्धिक, ये सही है कि गलत है? तो स्टेटमेंट में ही था कि नियोजन एक मानसिक कसरत है, ये आपका ट्रू है। ठीक है, या बौद्धिक भी पूछ सकता है। नियोजन भविष्य के लिए बनाया जाता है, ये जैसे है। नियोजन आगे देखने वाला है या भविष्य के लिए है, ये क्या होगा, ट्रू होगा। फिर आपसे पूछा जाता है, नियोजन पीछे देखने वाला है, क्या कहा जाता है, कभी भी ये पीछे नहीं, पीछे के ध्यान में रखते हुए
हमेशा नियोजन कब के लिए बनाया जाता है? भविष्य के लिए। तो पीछे कह दिया कि क्या होगा, ये आपका फॉल्स होगा। फिर इसके बाद से नियोजन मूलतः एक चयन प्रक्रिया है, तो ये क्या होगा, ये भी आपका ट्रू होगा, क्योंकि हमने कहा था कि श्रेष्ठ जो होगा, कई वैकल्पिक है, कई है, लेकिन उसमें जो बेस्ट है वो आपको चूज करना है। इसमें चयन प्रक्रिया होता है, क्यों? क्योंकि आप जो भी करते हैं वो भविष्य के लिए करते हैं, और जितने भी ऑप्शंस होते हैं उस चीज में आप देखते हैं। तो इसमें जो भी ट्रू फॉल्स में ये देखिएगा कि जो भी इसकी विशेषताएं बताई गई थी, लाभ बताए गए थे, जो स्टेप बताए गए थे, वही जनरली पूछा जाता है। और जनरली ट्रू फॉल्स पे जब भी उठाता है तो विशेषताएं से ही उठाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा नियोजन के जो ट्रू फॉल्स में पूछे गए वो विशेषताओं से ही पूछे गए। ठीक है, तो अब इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर की भी बात कर ली और इस चीज को हम समझाए। इसमें हम लोगों ने जो भी बात किया वो प्लानिंग की बात किया। अब इसमें हमने पूरा जितना भी टॉपिक है, एक एक टॉपिक मैंने कवर करने का प्रयास किया है। इंट्रोडक्शन से शुरू किया, प्राइमरी से शुरू किया, और पूरा लास्ट तक आपके बजट, लास्ट में लाके बजट तक समझाया। तो कोई टॉपिक हमने छोड़ा नहीं है, उसको पूरा एक्सप्लेन करना होगा और प्रयास से करिएगा। इसको एक बार इसका जितने भी एक्सरसाइज है वो करने का प्रयास करिएगा। और फिर अब नेक्स्ट टर्न पे, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, हम एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे और उसमें भी प्रयास करेंगे कि जितना आपका कोर्स का है वो सारे के सारे पॉइंट्स कवर किया जाए और उसके प्रश्न के सभी उत्तर, अगर कोई प्रश्न है तो ये लगभग जितने भी मेन प्रश्न हैं वो हमने इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।